क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुपद से कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिन्हें देखकर 99% बच्चे डर जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपसे बहुपद के कभी सवाल गलत नहीं होंगे और क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। और बहुपद को आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अचर पद क्या होते हैं और चर पद क्या होते हैं। आपने बहुपद के अंदर पढ़ा होगा चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा था या फिर आप भूल चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि चर पद क्या होते हैं। चर पद जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं x y z। अब ये क्या है? ये चर पद है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सोच रहे होंगे x y z चर पद, कुछ समझ नहीं आया, मजा नहीं आया। तो दोस्तों एक्स वाई जेड का मतलब ये होता है जिनका मान बदला जा सके। जैसे आप किसी भी बहुपद में x बराबर 2 भी मान सकते हैं, x बराबर 3 भी आ सकता है, या फिर आप जो चाहे वो मान सकते हैं। आप y बराबर 19 मान सकते हैं, आप जो चाहे वो मान सकते हैं, यानी इनके मान को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? चर पद। जिनके मान को बदला जा सकता है उसे हम चर पद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स वाई जेड, ये कौन से पद हो गए? चर पद हो गए। जैसे जिसके मान में परिवर्तन किया जा सके। वहीं ये जो अचर पद है ये बिल्कुल ही उल्टा है और इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये एक निश्चित होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 5 6 3। अब क्या आप 5 को 7 मान सकते हैं? मैं बोलूं ये 7 लिखा हुआ है, आप मानोगे? मैं बोल दूं ये जो है 20 लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि ये निर्धारित है कि ये 10 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। ना आप इसे 7 मान सकते हैं और ना ही आप इसे 20 मान सकते हैं। यानी यहाँ पर जिनके मान में कोई परिवर्तन ना किया जा सके, एक ही मतलब निर्धारित हो कि ये 5 है तो इसे 5 ही माना जाएगा, इससे और कुछ नहीं माना जा सकता। जैसे 5 6, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 100 1000 जो भी हो, वो है अचर पद। और चर पद जिनके मान में बार बार परिवर्तन किया जा सके। जैसे आप x बराबर 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। तो ये तो था चर और अचर। अब हम समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। चर और अचर पद को मिलाकर ही क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहले एक अचर लिख रहा हूँ 4, उसके बाद में एक चर लिख रहा हूँ x, उसके बाद में दोबारा एक अचर लिखूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। अब ये क्या है? 4x + 2 क्या है? यह एक बहुपद है। और मैं वही आपसे अब पूछ लूं, ये तो मैंने बताया कि 4x + 2 क्या है? बहुपद है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ लूं कि 3x² + 2x + 5 ये क्या बहुपद है? आप बताइए। तो ये भी बहुपद ही है, लेकिन फिर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यह एक रैखिक बहुपद है, यह एक कैसा बहुपद है? यह एक रैखिक बहुपद है। वहीं आपने ये जो देखा ये कैसा बहुपद है? यह द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको ये कैसे पता चला कि ये द्विघात बहुपद है और ये रैखिक बहुपद है। तो चलिए अब हम विस्तारित रूप से समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x + 8। अब ये क्या है? यह एक रैखिक बहुपद है। लेकिन मैं आपको ये बोल दिया रैखिक बहुपद है, आपने मान लिया, लेकिन आपने क्या कारण पूछा? नहीं पूछा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह रैखिक बहुपद क्यों है। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। जिसकी चर की अधिकतम घात 1 हो। अब आप बताइए इस बहुपद में चर क्या है? अब आप लोग आराम से देखकर बता सकते हैं कि चर क्या है। x हमारा क्या है? चर है। वहीं 3 और 8 क्या है? अचर है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ चर क्या है? तो x एक चर है और x की अधिकतम घात कितनी है? यानी x के ऊपर यहाँ पर कितना चढ़ा हुआ है? केवल और केवल 1 चढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पर x ऐसे नहीं, x ऐसे होता तो वो रैखिक बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो यहाँ पर ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। अब मैं आपसे पूछूं 3x + 5y + 3।
अब बताइए ये कैसा बहुपद है? तो यह भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, यानी रैखिक बहुपद। मैंने क्या समझाया? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का जो हमारे पास था वो बना, डिफिनीशन बना, वो है वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? आप लोग फटाक से कमेंट बताइए, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात 1 हो। यह है इसका डिफिनीशन कि वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अब आप लोगों को रैखिक बहुपद आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने अभी तक नहीं समझा। वह बहुपद जिसके अचर की अधिकतम घात केवल और केवल 1 हो, 2 3 ना हो, तो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अब दोस्तों आपको ये बहुपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं समझते हैं द्विघात बहुपद। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं 3x² + 5y + 8। अब आप लोग देखकर बताइए ये कैसा बहुपद है। अब आप लोग ना सोचे होंगे ना समझे होंगे, फटाक से बोलते होंगे रैखिक बहुपद। अरे भैया ध्यान से देखो, इसमें कहाँ रैखिक बहुपद आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने बताया था रैखिक बहुपद में अधिकतम घात केवल और केवल 1 होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये बहुपद होगा द्विघात बहुपद। यह कैसा बहुपद है? यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होते हैं? तो बनेगा वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो हमारा द्विघात बहुपद। अब दोस्तों आप लोगों को ये जो बहुपद है बहुपद है रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं इसके ग्राफों के बारे में। अब बात करूं ग्राफ की, तो ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर मैं मान रहा हूं ये y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब इसमें जब क्या बनेगा? द्विघात बहुपद का जो है ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। लेकिन वही बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद में इस ये x अक्ष है, x अक्ष, ये y अक्ष, ये y अक्ष है। अब यहाँ पर जब ये ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी ये कैसा बहुपद है? यह है रैखिक बहुपद। ये कैसा है? रैखिक बहुपद। लेकिन ऊपर वाला क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। रैखिक बहुपद ये है, लेकिन ये जो ऊपर है ये क्या है? ये कैसा है? यह एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब दोस्तों आपको एक ग्राफ, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्य क्या है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं शून्य क्या है, तो आप अभी बता नहीं पा रहे होंगे कि शून्य किसे कहते हैं या फिर शून्य क्या है, लेकिन यह भी आपको पता चल जाएगा कि शून्य किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं x-5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x-5 के शून्य क्या होंगे, तो आप बता पा रहे हैं? नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर x की जगह पर 5 रख दिया और ये 5 ही था, तो यहाँ पर बन गया 0। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे क्या हुआ? x-5 में x बराबर 5 रखने पर यह शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः x-5 के शून्य 5 होंगे। के शून्य कितने होंगे? 5 होंगे। शून्य 5 होंगे। अगर दोस्तों आप खाली बैठ कर वीडियो देख रहे हैं और आपके पास समय है दोस्तों, आप किसी कॉपी में इसे नोट करिए अपने शॉर्ट तरीके से। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा? x-5 में x बराबर 5 रखने पर यह शून्य हो जाता है, अतः x-5 के शून्य 5 होंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर 5 रखा, ये क्या है? यही है शून्य। ये क्या है? शून्य। यानी शून्य क्या होता है?
बहुपद के चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने से बहुपद शून्य हो जाता है उसे हम शून्य कहते हैं। दोस्तों अब आप लोगों को ये शून्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूं कि यहाँ पर मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं कि 5x माइनस 2। अब ये सवाल आप लोग फटाक से हल करिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा 5x माइनस 2। अब इसका शून्य का आप कैसे निकाल पाएंगे? आप नहीं निकाल सकते ना, लेकिन आप निकाल सकते हो, बस धैर्य रखो। अब इसका जो है शून्य कैसे निकालना है, तो इसका शून्य निकालने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, उसी प्रकार से आप अपने कॉपी में भी लगाइएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर दूं, अगर आप ऐसे यहाँ पर मान के लगाएंगे तो आपका बहुत लंबा जाएगा सवाल, लेकिन यहाँ पर मैं इसके सामने 0 मान लूं। अब इसे सॉल्व करिए। अब आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5x बराबर 0। अब यहाँ पर 5x, अब यहाँ पे बराबर में अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इधर है इस 2 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैसे था, माइनस में था, अगर यहाँ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5x बराबर 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। अब ये जो x है यहाँ पर x को रोक लेंगे और ये जो 5 के गुणे में है इसे हम 2 के भाग में ले जाएंगे तो क्या बन आएगा 2/5, यानी यहाँ पर जो है इसका 5x माइनस 2 का शून्य क्या है 2/5, इसके शून्य होंगे। अब दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि शून्य किसे कहते हैं। शून्य बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर क्या जाए 0 कर दे, बहुपद को 0 के बराबर कर दे, उसे हम शून्य कहते हैं। दोस्तों आपको शून्य का अच्छी तरीके से समझ में, तो दोस्तों चलिए फटाक से समझ लेते हैं कि शून्य को और गुणांकों में संबंध कैसे होता है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का मानक समझेंगे। यहाँ पर मैं इसका मानक लिख रहा हूँ, मानक में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। अब मैंने यहाँ पर इसका मानक लिख दिया। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, यहाँ पर ये जो मैंने c लिखा ये क्या है, यह है अचर पद, ये क्या है अचर पद है। और उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने b लिखा है ये क्या है x का गुणांक है, ये क्या है x का गुणांक है। और वही यहाँ पर जो a लिखा हुआ है ये क्या है x² का गुणांक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x² का गुणांक। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि ये जो c है ये क्या है अचर पद है, b क्या है x का गुणांक है और a क्या है x² का गुणांक है। अब मैंने इसलिए आप लोगों को ये बताया है ताकि मैं वीडियो में ये सभी चीजें बोलूं तो आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दोस्तों अब हमें संबंध में सत्यता की जांच करने के लिए कुछ फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा और वह फार्मूला हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा चलिए जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोगों का बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा शून्यकों का योगफल के लिए, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या रहेगा इसके माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्या बनेगा x² का गुणांक, गुणांक यहाँ पर बनेगा दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा x² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल यहाँ पर हम क्या लिखें, अब जैसे मैं मान लो कोई बहुपद है और उसके शून्य अल्फा और बीटा है। अब आप क्या ले होंगे अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा ये जो है हमारा ये इसे हम कहते हैं अल्फा, यह एक सिंबल है जिसे हम कहते हैं अल्फा और एक ये है जिसे हम कहते हैं बीटा। अब आप लोग इसे कैसे बना पाएंगे, आप ये बीटा को कुछ नहीं करना है बी बनाना है, नीचे एक पूछ खींच देना है, बन गया बीटा। तो इसके शून्य का अगर हम अल्फा बीटा मान ले तो यहाँ पर क्या है शून्यकों का योगफल यानी जोड़, शून्यकों का जोड़। तो इसके शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो पहला शून्य अल्फा और दूसरा शून्य बीटा। अब इन दोनों को मैंने क्या किया योगफल कर दिया यानी जोड़ दिया। अब बराबर में अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस एक्स का गुणांक। अब आप इसमें बताइए माइनस एक्स का गुणांक कहाँ है, आप इस वाले मानक में बताइए माइनस एक्स का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर हमें एक्स का गुणांक दिख रहा है बी, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है यहाँ पर माइनस नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है और x का गुणांक जो था उसे लिख देना है। अब ये बन गया माइनस x का गुणांक। के बाद में इसके बटे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, यानी माइनस बी बटे ये। अब क्या बना फार्मूला, शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो माइनस बी बाई ए को हम रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट बनाना पड़ता है, यहाँ पर एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब ये कैसे बनेगा, अब यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर बनेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद इसमें क्या है, अभी मैंने बताया था कि अचर पद c है, यहाँ पे ये क्या है, अचर पद है, यही हमारा अचर पद है। तो यहाँ पर अगर हम शून्यकों का गुणनफल बात करें तो यानी एक दूसरे का गुणा, तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अचर पद क्या है c, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, यानी c बाई ये। अब हमें अगर शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता का जांच करने का सवाल आता है तो कुछ नहीं करना है, आपको शून्यकों का पहले योगफल निकाल लेना है, ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए, ये जो बीच में बराबर का चिन्ह लगा है ये बराबर आ जाना चाहिए। उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल करेंगे, ये भी बराबर आ जाना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका सवाल सही लगा है, अन्यथा आपका सवाल गलत लगा है। तो चलिए है इसी सूत्र पर हम कोई सवाल सॉल्व करके देखते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा है और ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका सवाल जो है ये 2020 में, 2022 में और 2023 में भी पूछा गया है और इस बार 2026 में भी पूछा गया था ये वाला सवाल। तो इसीलिए ये सवाल आप लोग जरूर सॉल्व करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों आप लोगों को सवाल आता भी है और आप सही लिखने का तरीका नहीं जानते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाएगा और आप अपना स्कोर करने में पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे, आप यहाँ पर लिखेंगे हल, आपको ऐसे लिखना है हल ऐसे, उसके बाद में लिखना है शून्य के लिए। सबसे पहले सवाल कह रहा है दुई घातों पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करिए, यानी सबसे पहले हमें शून्य निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब शून्य के लिए कैसे लगेगा सवाल, तो यहाँ पर हमें नोट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट सवाल में सॉल्व करके लिखना है, पहले आपको इतना लिख लेना है, इसके बाद में सॉल्व करना है। अब आपको क्लास 9 में बताया गया उसका गुणनखंड करना, यानी इसको तोड़ना। अब जैसे है यहाँ पर 1 है, यानी 10 से कम 10 हो गया और ये 7x है, यानी हमें इस 7x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ दें या घटा दें तो 7x आ जाए और वहीं गुणा करें तो 10 आ जाए, यानी 10 को हमें ऐसे तोड़ना है कि अगर हम गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो मैं कर दूंगा 5 और 2, क्या बन गया, मैं कर दूंगा 2 और 5, यानी 2 5 से 10 और 2 और 5 को हम अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 और अगर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो चलिए इसी पर तोड़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं x, यहाँ पर इसे लिखा लेना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर करूंगा 2x प्लस 5x प्लस 10। अब आप लोग सोचे होंगे यहाँ पर 2x और 5x कहाँ आया, तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, इस 7x को मैंने तोड़ दिया है दो भागों में, 2x और 5x, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वही लिखा है 7x। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो, तो यहाँ पर इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को हम कर लेंगे बाहर और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, अब इसके पास 2x था, 1x अगर बाहर आ गया तो आंसर कितना बचेगा 1x, और यहाँ पर क्या बचेगा 2, इसके पास एक ही x था बाहर चला गया, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, केवल 2 बचा। अब भी बात करें इसके
इस वाले भाग की, तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 10 है, यहाँ तो कॉमन नहीं दिख रहा x, इसके पास x ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पास 5 तो है ना। अगर हम 10 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2 गुणे 5 ही तो बनेगा, यानी इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पर दोस्तों ये सवाल हमारा यहाँ पर क्या हो गया? आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। यहाँ पर बनेगा x प्लस 5 और यहाँ पर बनेगा x प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास सामने क्या निकल कर आएगा? x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पर बनेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब x बराबर आ गया -5 और यहाँ पर आ गया x बराबर -2, यानी यहाँ पर हमारे पास इसके शून्य क्या निकल कर आए? इसके शून्य निकल कर आए हैं -5 और -2, तो इसके शून्य क्या क्या है? -5 और -2। अब ये सवाल आगे कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करो। तो चलिए यहाँ पर हम इसका शून्य की सत्यता का जांच करेंगे। कैसे करना है? अभी मैंने एक फार्मूला लिखा था, क्या? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और हमारे पास क्या आया था यहाँ पर? यहाँ पर आया था -x का गुणांक आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर जगह नहीं, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर गुणांक है लेकिन यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने समझ लिए लिख दिया। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल, वहां पर हमारे पास शून्य थे अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शून्य है -5 और -2, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या करेंगे? -5 और -2, इसे हमें जोड़ देना है और बराबर में हमारे पास क्या रहेगा? -x का गुणांक। अब इस बहुपद में आप बताइए -x का गुणांक कहाँ है? ये 7 है, ये जो -x का गुणांक ये 7 है, और माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, -7 और x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 1। अब बताइए यहाँ पर हमारे पास क्या आया? -5 -2 बराबर -7। 1 हमें बटे में लिखना नहीं रहता, इसलिए 1 को छोड़ दिया। अब अगर हम 5 और 2 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जुड़कर आ जाएगा -7 बराबर -7। यहाँ पर आ गया दोनों बराबर -7 -7, तो यानी कि हमारा सवाल सही लगा है। अब एक बार और चेक करेंगे, क्या? शून्यकों का गुणनफल। एक बार चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर मैंने लिखा शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर क्या था? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर शून्य को हमारे पास शून्य क्या है? -5 है और -2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसका गुणा कर देना है और बराबर में क्या लाना है? अचर पद यहाँ पर क्या है? 10 है, अचर पद 10 है, बटे में x स्क्वायर का मान क्या है? 1 है, यानी 1 हो गया। अब आप लोग गुणा करिए इसका, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बन जाएगा 10 बराबर 10। 1 लिखा नहीं जाता, यानी यहाँ पर भी बराबर आ गया, दोनों ही चीजें बराबर आ गई। यानी दोस्तों हमारा सवाल 100% सही है और यही तरीका है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इसे लगा कर आएंगे तो एग्जाम में खुश हो जाएगा और आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। पहले आपको हल लिख के शून्य के लिए शून्य ज्ञात कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर एक हेडिंग आप और जोड़ सकते हैं, संबंध की सत्यता का जांच। यहाँ पर आप लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सत्यता की जांच। आप ये इतना उठाकर यहाँ पर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर देगा। दोस्तों इसका आंसर आ चुका है कि इसके शून्य -5 और -2 है, और इसका ये जो है जांच करने वाला ये भी सिद्ध हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि बहुत बढ़िया सवाल होने वाला है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पिछला वाला सवाल 2026 में आ चुका है, हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में? 4 नंबर का ये सवाल होने वाला है। दोस्तों ये सवाल क्या है? बहुपद x स्क्वायर 3d के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल, उसके बाद में लिखेंगे शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। इस बार दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि पूरा आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लिखा शून्य के लिए, हमारे पास क्या है? x स्क्वायर -3। अब यहाँ पर तो
एक्स का गुणांक ही नहीं है, यानी ये सवाल गलत है। सवाल नहीं गलत है, आप गलत हो। चलिए कैसे सही करना है। अब आपको क्या करना है, इसके बराबर में 0 मान लेना है। यानी जैसे ही मैंने बताया था पिछली बार कि आप बराबर 0 मान के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब इस माइनस 3 को हम यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 3, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब अगर हम इस एक्स का जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे और इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स बराबर रूट 3। अब इतना ही आपका आंसर नहीं आया है। अगर ये जो हमारा ये जो 2 रूट हटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों साथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास शून्य क्या है, एक्स बराबर रूट 3, एक्स बराबर रूट 3 और आए एक्स बराबर माइनस रूट 3। ये हमारा दोस्तों क्या आया, शून्य का आया। अब चलिए इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो कैसे करेंगे, सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच, यहाँ पर मैंने लिखा सत्यता की जांच और सबसे पहले लिखा शून्यों का गुणनफल। क्या लिखा, शून्यों का गुणनफल, और बराबर में मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने बताया था माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों यहाँ पर से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर शून्य हमारे पास क्या है, रूट 3 और माइनस रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 बराबर में माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और वही एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, रूट 3। अब हम अगर इस ब्रेकर को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर बन जाएगा रूट 3 बराबर 0। अब ये प्लस माइनस से कट जाएगा और क्या जाएगा, 0 बराबर 0। यानी हमारा सवाल सही लगा है। उसके बाद हम इसका अगला पॉइंट चेक करेंगे, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, गुणनफल। तो इसका क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए यहाँ पर कर देंगे, क्या बन जाएगा, रूट 3 इंटू गुणे में माइनस रूट 3 बराबर अचर पद हमारे पास क्या है, अचर पद हमारे पास दोस्तों यहाँ पर है माइनस 3 और बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका अगर हम गुणा करेंगे माइनस, अगर यहाँ पर हम करेंगे रूट 3 का गुणा माइनस रूट 3 से, तो रूट हट जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा। रूट से रूट कैंसिल होकर माइनस 3 आ जाएगा और इधर भी माइनस 3 आ जाएगा। यानी ये सवाल हमारा सही था दोस्तों। अब ये दोस्तों आपका सवाल हुआ। अब चलते हैं अगले कुछ ऑप्शन वाले सवाल भी देख लेते हैं, हो सकता है 1 नंबर भी इससे पूछा जाए। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य होंगे। अभी जैसे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य कैसे निकालना है, सेम उसी प्रकार से इसका भी निकलेगा। तो ये वाला सवाल आप लोग दोस्तों होमवर्क में ले लीजिए, यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप आंसर भेजिए इस पर। दोस्तों उसके आगे है अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसे आपको कैसे निकालना है, ये पूछना है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये, यानी माइनस बी बाई ए। माइनस बी इसमें क्या है, माइनस बी है 2 और पहले से इसमें माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा माइनस 2 और बटे में यहाँ पर क्या है, ए है। तो ए का मान यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस एक्स का गुणांक ही तो है बी, और ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया सिंपल, केवल से मैंने अच्छे से लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो लेगा तो ये बन जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो यहाँ पर आ गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, लेकिन दोस्तों कमेंट करना मत भूलना कौन सा चीज इसका आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।